हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, और हमें वहाँ से पता चला था कि कोई भी चीज़ जिसका अपना मास है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसको हमने बोला था कि वो क्या है, मैटर है। अब इस मैटर को और क्लासिफाई करते हैं हम इम्प्योर और प्योर सब्सटेंसेस में। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स बोलते हैं, और मिक्सचर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस में। फिर हेट्रोजेनस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं सस्पेंशन और कोलॉइड्स में। और जो ये प्योर सब्सटेंस था ना, इसको हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्सटेंस किसको बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि मैटर किसे बोलते हैं, ऐसे सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक सब्सटेंस किसे बोलते हैं हम। तो कोई भी चीज़ जिसको हम फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते या ब्रेक नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेसेस। कितने भी फिजिकल प्रोसेस लगाओ आप, कितने भी फिजिकल प्रोसेस लगाओ आप, लेकिन आप उसके पार्टिकल्स को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। उस चीज़ को बोलते हैं सब्सटेंसेस। इस चीज़ को हम और बाद में समझेंगे। कुछ नहीं है, जो ऊपर पड़ा है वही है, बस और थोड़ी सी हमें यहाँ पे डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं जो हम बाद में अभी कवर करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सब्सटेंस क्या होता है। क्या बताया मैंने, कोई भी चीज़ जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते उसके पार्टिकल्स को बाय अप्लाइंग एनी फिजिकल प्रोसेसेस, उसको बोलते हैं सब्सटेंस। तो एनीथिंग दैट कैन नॉट बी broken into further particles by applying any physical processes is called substance। अब फिजिकल प्रोसेसेस क्या होता है? फिजिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व चेंजेस इन मैटर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें चेंज होना, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए मैटर की, या शेप चेंज हो जाए। लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी हम फिजिकल प्रोसेस करते हैं तो केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होती। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पानी को लोगे, वाटर को, आप उसको आइस बना रहे हो, तो उसमें जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O रहेगा। अब इस आइस को जब आप हीट कर रहे हैं तो पानी बनता है, लिक्विड बनता है, तो उसका फॉर्मूला भी H2O रहेगा। तो ये सब क्या है कि आप उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, melting ice, boiling water, or breaking a glass, where substance remains the same chemically but its form changes। केमिकली वो सब्सटेंस वही है, लेकिन उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो रही है। तो ये है हमारा ग्लास, इसको मैंने फेंक के मारा, टूट गया, बिखर गया, ऐसे ऐसे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, लेकिन रहेगा वो क्या, वो ग्लास ही तो रहेगा। तो हमने यहाँ पे उसकी फॉर्म को चेंज करा है, वो एक ग्लास से पीसेस बन चुके हैं वहाँ पे, तो वो फॉर्म चेंज हुई है लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है। उसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस। अब हमें सब्सटेंस समझ आ गया। अब हम प्योर सब्सटेंस पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये देखो, ये जो फिगर है इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक सब्सटेंस है, उसको, उसके पार्टिकल्स को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि पार्टिकल्स जो है ना वो सेम है। ये सारे पार्टिकल्स सेम है, उसी को बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस।
जैसे कि प्योर वाटर या ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है हमारा, उसमें क्या है, सब में ऑक्सीजन ही तो भरी हुई है। O2 बहुत सारी ऑक्सीजन को ही तो हमने भरा हुआ है। तो क्या है, एक ही पार्टिकल है ना ऑक्सीजन का, मतलब पार्टिकल का टाइप एक ही है ना, वो क्या है, ऑक्सीजन। ऐसे ही सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी डेफिनेशन, अ सब्सटेंस दैट consists of only one type of particle is called a pure substance। इसकी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, ये ऊपर वाले जो हैं वो तो हैं ही, और डायमंड लिख सकते हो, और टिन लिख सकते हो, etc। अब मिक्सचर क्या है, इसको देखो फिगर को, आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या जाना आपने कि एक पार्टिकल अलग है और दूसरा पार्टिकल जो है वो अलग है। तो जब हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं तब हमारा मिक्सचर बनता है। अच्छा अब ये देखो, यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एक प्योर सब्सटेंस है और एक दूसरा प्योर सब्सटेंस है। जब मैंने इन सबको मिक्स करा, कंबाइन करा, तो मेरा क्या बन गया, मिक्सचर बन गया, जिसमें दो अलग अलग तरीके के प्योर सब्सटेंस या सब्सटेंसेस हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन वी कंबाइन different substances into each other, a mixture is formed। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, पहले तो यही वाला देख लो। क्या है, ये मिल्क है जो, वो कैसे बना है, वाटर से, शुगर से, फैट और प्रोटीन से। तो कई सारे प्योर सब्सटेंसेस जो हैं या सब्सटेंसेस जो है, हमने उनको लिया और एक चीज बनाई, क्या, मिल्क, जो कि क्या है, हमारा मिक्सचर है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, नींबू पानी, लेमनेड, ठीक है, और लेमन जूस भी लिख सकते हो आप, लेमन जूस हो गया, मिल्क हो गया यहाँ पे, etc। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैटर पढ़ लिया कि जिसके पास अपना मास है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसकी दो क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस जिसमें एक तरीके का ही पार्टिकल इस्तेमाल होता है, ठीक है, मिक्सचर या इम्प्योर जिसमें दो तरीके के पार्टिकल्स या उससे भी ज़्यादा पार्टिकल्स मिल के एक चीज़ बना रहे हैं, तो वो क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर को हमने फर्दर क्लासिफाई करा था होमोजेनस और हेट्रोजेनस में, इसको पढ़ते हैं। अब एक बार मैं चाहती हूँ कि आप ये फिगर्स देखें और कुछ कुछ समझने की कोशिश करें। जैसे कि हेट्रोजेनस लिखा है यहाँ पे, इसमें क्या है, ये पार्टिकल अलग है और ये पार्टिकल अलग है, ठीक है, अलग अलग है। होमोजेनस लिखा है, यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं आपको एक बार ये दिख रहा है और दूसरी बार ये वाला पार्टिकल दिख रहा है, येलो वाला, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ग्रीन, मतलब मिक्स मिक्स चल रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ ग्रीन और फिर सिर्फ येलो। अब यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर में हेट्रोजीनस को देखो, पिज्ज़ा है, उसके ऊपर चीज़ है, उसके ऊपर टॉपिंग्स है, बेस के ऊपर चीज़ है, फिर टॉपिंग्स है, राइट। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं सारे, ये हमारी वेजीज हैं यहाँ पे, और ये फ्रूट्स हैं, है ना। सब अलग अलग हमें दिख रहा है, राइट। अब इधर देखो, सूप में आप अलग अलग निकाल पा रहे हो, कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं। यहाँ पे ऑरेंज जूस में दिख रहा है, कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ का क्या मतलब है वो देखते हैं। होमोजेनस मिक्सचर, इसमें क्या हो रहा है, मिक्सचर, ये वो मिक्सचर है, मिक्सचर इन विच द components mix with each other। मिक्सचर है, कंपोनेंट्स तो मिक्स करेंगे ही, है ना, बस इतना लिखा हमने, विद ईच अदर
अब कैसे मिक्स हो रहे हैं? यूनिफॉर्मली। कैसे मिक्स हो रहे हैं? यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। एग्जाम्पल एयर हो गया। एयर में क्या है? अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और भी। तो ये क्या है? ये होमोजेनस मिक्सचर है, यूनिफॉर्मली ब्लेंड हो रहा सब कुछ। जैसे कि मैं बोलूँ कि शुगर को जब आप पानी के साथ मिक्स करोगे, जो भी हमें वो घोल मिलेगा, क्या उसमें हम शुगर और पानी को अलग कर सकते हैं? ऐसे समझो कि हम किन चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम जो भी कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें डाल रहे हैं, क्या वो इजीली सेपरेबल है? अगर तो नहीं है तो वो होमोजेनस हो गया, और अगर वो है तो वो हेट्रोजेनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सैंड और वाटर, तो पानी अलग है और सैंड अलग है, और जब हम इसको अलग अलग करेंगे, जब आप यहाँ इस मिक्सचर में से धीरे धीरे करके पानी निकालोगे तो सैंड अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। तो हाँ, ये तो इजीली सेपरेबल है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। लेकिन जब मैं इसको अलग करना चाहूंगी तो क्या मैं कर सकती हूँ इजीली? नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पानी डाल दूंगी तो मेरे को शुगर अलग से मिल जाएगी। नहीं, वो तो घुल चुकी है। ठीक है, तो वो मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। और यही है यहाँ पे, ये जो मैं एग्जांपल्स बता रही थी, तो यहाँ पे यही चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं, और आप इजीली इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हेट्रोजीनस में क्या हो जाएगा? मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर नॉन यूनिफॉर्मली, उसको बोल देंगे हम हेट्रोजीनस। तो बस मिक्सचर in which components mix with each other non-uniformly are called heterogeneous mixture। इसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा क्या? सैंड एंड वाटर, इनको हम अलग अलग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये क्या हो गए? हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गए। कुछ याद ना रहे ना, तो ये चीज़ याद रख लेना, ये वाला, ये जो चीज़ है ना, ये और ये, इसको अच्छे से याद रख लेना, तो आपको सारा याद रह जाएगा। या हेट्रोजीनस में एक चीज़ ज़रूर याद रख लेना, पिज़्ज़ा जो आप खाते रहते हो, बस यहाँ पे आप सब हर एक चीज़ को अलग अलग कर सकते हो। जैसे मुझे मशरूम खाना नहीं पसंद, तो मैं पिज़्ज़ा की टॉपिंग में से मशरूम रिमूव कर देती हूँ, अपनी बहन को दे देती हूँ, भाई को दे देती हूँ, तो वो लोग खा लेते हैं। बस यही है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो, वो क्या है? हेट्रोजीनस। और जहाँ नहीं कर सकते वो क्या है? होमोजेनस। इतनी बात समझ आई? अब देखो, इसको समझते हैं। मैटर, अगर तो उसमें वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, यानी कि हमने दो तरीके के पार्टिकल्स या उससे ज़्यादा पार्टिकल्स इस्तेमाल कर रखे हैं, तब वो क्या बनेगा? देखो क्या पूछना चाह रहा है कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन है या नहीं है ना? क्वेश्चन मार्क दे रखा ना लास्ट में। तो अगर है, यानी कि दो या दो से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ पार्टिकल्स हमने लिए हैं, यस है अगर आंसर, तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। और वही आंसर अगर नो है तो वो क्या बन गया? प्योर सब्सटेंस। और अब हमने मिक्सचर में क्या पढ़ा था कि क्या वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, है ना, कि वो मिक्स हो रहा है यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली। तो अगर यूनिफॉर्मली हो रहा है तो क्या है? होमोजेनस। और अगर नहीं हो रहा तो क्या है? हेट्रोजीनस। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। होमोजीनस जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और हेट्रोजीनस जहाँ, सॉरी,
जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। और हेट्रो में क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है, हमें देखना है डिफरेंस इन दोनों का। तो होमोजेनस हमने क्या पढ़ा था कि मिक्सचर इन विच कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर यूनिफॉर्मली, है ना। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि होमोजेनस मिक्सचर्स हैव यूनिफॉर्म composition throughout। और हेट्रोजीनस में क्या बन जाएगा, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म composition throughout। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि होमोजीनस में हम कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यही पढ़ा था। तो कैन नॉट सेपरेट द components of mixture, हम नहीं सेपरेट कर सकते, ये ज़रूर लिख देना, थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस। फिजिकल प्रोसेसेस से हम नहीं सेपरेट कर सकते। जब मैंने बोला था कि सैंड और वाटर का जो मिक्सचर था उसमें आप पानी धीरे धीरे करके निकालते चले जाओ, आपकी सैंड अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, है ना। तो वो क्या था, फिजिकल प्रोसेस ही तो था। लेकिन केमिकल प्रोसेस से हम होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, कैन नॉट है, तो यहाँ पे कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर थ्रू फिजिकल प्रोसेसेस। ये जो बचा हुआ है ना, ये सारा ये आप खुद लिखोगे अपने नोट्स में। तीसरा पॉइंट, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन हेट्रोजीनस के कंपोनेंट्स को हम देख सकते हैं। दोबारा याद करो, हेट्रोजीनस में मैंने क्या बोला, पिज्ज़ा याद रखना, देख सकते हो ना आप टॉपिंग्स को अलग अलग, है ना। मशरूम की अलग है, पनीर अलग दिख रहा है हमें, उसके ऊपर जो भी चीज़ ऐड कर रखी है वो अलग दिख रहा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी seen through naked eyes। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन easily be seen। तो आप ऐसे लिखोगे कि components can easily be seen through naked eyes। ये थर्ड है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, मिक्सचर जो है होमोजेनस मिक्सचर इज इन सिंगल फेज थ्रू आउट। इसका फेज सिंगल रहता है, लेकिन हेट्रोजीनस का कैन बी इन डिफरेंट फेजेस। इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क, और दूसरा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑयल इन वाटर, और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर एंड सैंड। अब पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। कुछ याद नहीं रखना, इतनी देर से होमोजीनस और हेट्रोजीनस पढ़ रहे हैं, बस उसी को याद रखते हुए हमें ये याद रखना है कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है किसका, ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे
एक तो आपका नींबू पानी हो गया, लेमनेड नींबू पानी, और सोडा वाटर। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ, तो सॉल्यूशन जो है ना दो कंपोनेंट से बनता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ये लिखा सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? लार्जर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है? सॉल्वेंट। और जो चीज़ कम मात्रा में हमने लिया वो क्या है? सॉल्यूट है। वैसे तो ये डेफिनेशन लिखनी नहीं होती, हमें जो डेफिनेशन लिखनी होती है ना वो भी मैं लिखवाऊंगी, लेकिन आप ये सिर्फ समझने के लिए कर सकते हो ताकि आपको ये चीज़ याद रह जाए कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। तो अब आप इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये चीज़ मेंशन करेंगे कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट को डिफाइन करते हैं। तो ये आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि हमने सॉल्यूशन को कैसे बनाया। हमने सॉल्यूट को ऐड करा सॉल्वेंट में। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया है? वाटर, जो कि ज़्यादा अमाउंट में है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, जिससे हमारा क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब हमारा सॉल्वेंट क्या होता है? जो भी सब्सटेंस जिसमें हम दूसरे सब्सटेंस को घोलते हैं। क्या बोला मैंने? वो ऐसा सब्सटेंस है, सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। सॉल्वेंट में आप डालते हैं दूसरे सब्सटेंस यानी कि सॉल्यूट को। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सब्सटेंस in which another substance is mixed। एग्जाम्पल पानी ले लो आप, कि वाटर जो है in which we can add। अब आप ऐड कर सकते हो अदर सब्सटेंस को या फिर आप मिक्स करते हो दूसरे सब्सटेंस को। तो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट क्या है? सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है जिसको हमने ऐड किया, that is added to solvent to form solution। इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो? सॉल्ट लिख सकते हो, शुगर लिख सकते हो। when mixed in water। तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ ये याद रखने का कि सॉल्वेंट और सोल्यूट में आप कैसे कंफ्यूज नहीं होगे। तो सब्सटेंस में, ठीक है, तो सॉल्वेंट के सामने आप लिखोगे में, कि सब्सटेंस में डाला हमने दूसरा सब्सटेंस, और सोल्यूट के आगे आप लिखो को, सब्सटेंस को डाला दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, सब्सटेंस को डाला दूसरे सब्सटेंस में, तो को वाला क्या बन गया हमारा? सोल्यूट, और में डाला यानी कि सॉल्वेंट। अभी आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे क्या, कि सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है यहाँ पे, जिसको हम डाल रहे हैं पानी में यानी कि सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम डाल रहे हैं किसमें? सॉल्वेंट में। तो हमारा क्या बन रहा है? सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन। ठीक है, इतना सबको समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पे, कि वो होमोजीनस है। ये तो हमने डेफिनेशन में लिखा कि वो क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अब आपको पता है कि होमोजीनस जो मिक्सचर होता है उसके पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, है ना? तो बस यही आप लिख दोगे कि कैन नॉट सेपरेट
द पार्टिकल्स, अब यहाँ पे आप होमोजेनियस मिक्सचर नहीं लिखोगे, आप किसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हो, सॉल्यूशन की लिख रहे हो ना, तो आप सॉल्यूशन लिखोगे, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन थ्रू, कैसे, फिल्ट्रेशन से हम उसको नहीं सेपरेट कर सकते, ये आपको मेंशन जरूर करना है कि आप फिल्ट्रेशन वाली बात। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसमें, हमने होमोजेनियस मिक्सचर में क्या पढ़ा था कि कंपोनेंट्स को हम इजीली नहीं देख सकते थ्रू नेकेड आइज, है ना, बस ये चीज हम वहां पे लिख देंगे, क्या, कैन नॉट सी द particles of solution through naked eyes as they are small, क्योंकि वो छोटे हैं। अब सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में आप नहीं पता कर सकते ना कि सॉल्ट कहाँ कहाँ पे है, आप जब उसको पियोगे तो आपको नमक का टेस्ट पता चलेगा, लेकिन क्या आप नेकेड आईज से ये देख सकते हो कि यहाँ पे अब सॉल्ट है, नहीं ना। देखो एग्जाम्पल याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि उससे ना आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो अपने आप। हेट्रोजीनस में मैंने आपको क्या बोला था कि आप हेट्रोजीनस में एक एग्जाम्पल याद रखो, क्या, पिज्ज़ा। अब आपको सब पिज्ज़ा से रिलेटेड, आप जब पिज्ज़ा की पिक्चर अपने दिमाग में बनाओगे ना, तो आपको क्या याद आ जाएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, कि हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, कि हम उनको ईजिली सीन कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, है ना, उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। अब जब आपने ये सब बना लिया तो आप इसका उल्टा ही तो लिखोगे यहाँ पे, ठीक। और आपको ये पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने समझी हैं वही चीज़ सारी की सारी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टीज में, सब कनेक्टेड होता है। अब हम पढ़ते हैं कि स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स जो है ना वो सेटल डाउन नहीं होते। अगर हम उस सॉल्यूशन को, देखो हमने पहले क्या करा, हमने सॉल्यूशन बनाया, घोल बनाया, उसके बाद हमने क्या करा, उसको काफ़ी देर तक या थोड़े टाइम तक हमने उसको वहीं रख दिया, हम उसको हिला नहीं रहे, हम उससे कुछ नहीं कर रहे, छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर रहे। तो क्या होता है कि कुछ सॉल्यूशंस जो है ऐसे सेटल डाउन करने लग जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो है ना वो ऐसे सेटल डाउन करने लग जाते हैं, तो उनको बोलते हैं अनस्टेबल सॉल्यूशन। लेकिन वो सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करते, पार्टिकल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि कोई भी सेटल डाउन नहीं कर रहा है, उनको क्या बोलते हैं हम, स्टेबल सॉल्यूशन। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, स्टेबल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजीनसली स्प्रेड हो जाते हैं। अब फिर से होमोजीनसली स्प्रेड आ गया या होमोजीनस वर्ड आ गया, तो आप क्या समझते हैं इससे, क्या होता है इसमें, यूनिफॉर्मिटी होती है थ्रू आउट, है ना, वही चीज़ याद रखनी है। अब आपको होमोजीनस समझ आ गया तो आपको स्टेबल सॉल्यूशन भी समझ आ गया। अब इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, सॉल्यूशन in which particles do not settle down if we leave the solution undisturbed for some time। ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज the particles of stable solution are homogeneously spread। अब सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने के बाद हम
अपना गर्दन घुमाओ कार्यक्रम करेंगे और 10 टाइम्स या 20 टाइम्स या 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आईज को ब्लिंक करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हमें स्क्रीन्स पे, राइट। तो हम यही करेंगे कि सैचुरेशन पॉइंट को समझते हैं और उसके बाद गर्दन घुमाओ कार्यक्रम और आईज ब्लिंकिंग कार्यक्रम, इसको हम करेंगे। तो सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? अगर हम सॉल्यूट को ऐड करते जाएं, हमने क्या करा, हमने सॉल्यूट लिया, हमने सॉल्वेंट लिया और हमने बना दिया उससे सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैंने पार्टिकल्स बना दिए, समझ जाना, और ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है कि ये सॉल्यूशन तो बन गया हमारा, अब मैं क्या कर रही हूँ कि और ऐड करे जा रही हूँ, किसको? सॉल्यूट को। सॉल्यूट को ऐड ही करे जा रही हूँ, ऐड ही करे जा रही हूँ, फिर से ऐड करे जा रही हूँ। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सॉल्यूट जो है ना वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होएगा, बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होएगा। आप कभी भी घर पे ट्राई करना मम्मी की परमिशन लेके कि मम्मी क्या मुझे थोड़ी ज़्यादा चीनी या नमक मिल सकता है और थोड़ा कम पानी। तो आप खुद ट्राई करना कि आप पानी और चीनी को मिलाओ एक बार, उसके बाद उसमें ना चीनी ऐड करते चले जाना। तो आप देखोगे कि चीनी के जो पार्टिकल्स है ना, जो चीनी है हमारी, वो सेटल डाउन करने लग जाएगी और वो घुलेगी नहीं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन यानी कि एक लिमिट है, एक लिमिट है घुलने की भी। जैसे हमारे दिमाग की लिमिट है ना कि आज मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ या आज मैं इतनी पढ़ सकती हूँ, भाई मेरे से इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाएगा। आपने क्या करा, आप 6 से 7 घंटे पहले स्कूल के हो गए आपके, फिर आप ट्यूशन की क्लासेस ले रहे हो या आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो जैसे आप पढ़ते हो, और उसके बाद क्या हो रहा है कि बस हो गया यार, अब मुझसे और नहीं पढ़ा जा रहा। तो वो क्या है? वो सैचुरेशन पॉइंट है, वो लिमिट है। देखो, लिमिट क्रॉस करना भी आप कर सकते हो क्रॉस, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको क्रॉस करके कहाँ ही जाओगे ना, फिर अगले दिन आप नहीं पढ़ पाओगे बिल्कुल भी। तो बस वही है सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अब इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे, इफ वी कीप ऑन एडिंग, हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही करते जा रहे हैं, द सॉल्यूट, सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं, इन अ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात हो रही है। ये चीज़ याद रखना कि हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने सॉल्यूशन को बना लिया, उसके बाद हम सॉल्यूट को ऐड करे जा रहे हैं। देयर कम्स अ पॉइंट वेयर या व्हेन नो मोर सॉल्यूशन solute dissolves in a solution. This is called saturation point of a solution. चलो अब गर्दन घुमाओ कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, और आपको 10 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें भी ब्लिंक करनी है। चलो स्टार्ट करो। अब आंखें ब्लिंक करो, सामने देख के, स्क्रीन पे नहीं देखना, आंखें ब्लिंक करनी है। स्टार्ट करो। अब कहीं और पोजीशन कर लो अपने हेड की और फिर से ब्लिंकिंग स्टार्ट करो।
5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आंखें खोलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे फिर से पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइल्यूट। ये वो सॉल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज मच लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। अरे यार क्या बोल गए, सोल्यूट सॉल्वेंट समझ आ गया, ये कंसंट्रेशन क्या आ गई। अब कंसंट्रेशन आपको कुछ याद नहीं रखना, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, क्या, अमाउंट। क्या याद रखना है, अमाउंट, उसकी कितनी आप मात्रा ले रहे हैं। तो डाइल्यूट क्या है, वो सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच, जिसमें हम कंसंट्रेशन, मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन याद ना रहे तो आप क्या याद रखोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is much less than that of solvent। सिंपल भाषा में क्या बोल रहा है इसको, अगर इसकी इंग्लिश को मैं ट्रांसलेट करूँ हिंदी में तो कुछ नहीं बोल रहा, बोल रहा है कि हमने सॉल्वेंट तो ले लिया बहुत ज़्यादा, यानी कि में तो ले लिया हमने बहुत ज़्यादा, और जिसको घोलना था वो ले लिया हमने बहुत कम, तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, if we mix 1 gram of salt in 500 ml of water, तो आप देख सकते जो हमारा सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, 1। और जो हमारा सॉल्वेंट है उसके लिए हमने क्या लिया, 500 ले लिया, बहुत ज़्यादा है ना, और सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है। तो बस ये जो भी सॉल्यूशन बनेगा ना, सॉल्ट लिया है तो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, तो सॉल्ट का सॉल्यूशन जो भी मिलेगा हमें वो कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। द सॉल्ट सॉल्यूशन thus obtained will be diluted। अब हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा डाइल्यूट का। क्या, कि वो सॉल्यूशन है जिसमें हमारा सॉल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा है, अ सॉल्यूशन with large amount of solute, वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपको ना ये चीज़ याद रखनी है कि डाइल्यूट को ना हम वीक सॉल्यूशन भी बोलते हैं और कंसंट्रेटेड को हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसमें हम ऐड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा या और ज़्यादा सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि उसने ना अभी तक अपना सैचुरेशन लेवल या सैचुरेशन पॉइंट जो है वो रीच नहीं करा है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। कैसे याद रखोगे, आपने पढ़ा सैचुरेशन पॉइंट क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे आप सॉल्यूट को और ज़्यादा नहीं डाल सकते, या सॉल्यूट जो है वो और ज़्यादा मिक्स नहीं होगा इन अ सॉल्यूशन, राइट। तो अनसैचुरेटेड क्या बन जाएगा, देखो सैचुरेटेड को पकड़ो, सैचुरेटेड यानी कि उसका पॉइंट आ गया है, सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो अनसैचुरेटेड क्या हो गया, जिसका सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया। बस यही उसकी डेफिनेशन हो गई। क्या, अ solution in which we can add more solute as it has not achieved
its saturation level yet, तो उसको बोलते हैं is called unsaturated solution. अब क्या मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकती हूँ? क्या लग रहा है आपको कि हमने जो सॉल्यूट है वो बहुत कम लिया देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या उसकी सैचुरेशन रीच हो पाएगी? नहीं। इसीलिए हम डाइल्यूट solution can be called an unsaturated solution. अब saturated solution क्या हो जाएगा? A solution in which no more solute can be added. अब इसमें और ज़्यादा solute नहीं ऐड कर सकते. क्यों? क्योंकि उसने अपना सैचुरेशन पॉइंट जो है या लेवल जो है वहाँ तक वो पहुँच गया है ना? A solution in which no more solute can be added since it has already dissolved the maximum amount of solute it can. तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा डाइल्यूट क्या है, जिसमें सॉल्यूट कम है. इसी का उल्टा कंसंट्रेटेड क्या है, जिसमें सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है. अनसैचुरेटेड क्या हो गया, जिसका सैचुरेशन लेवल अभी नहीं आया है. और डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं. सैचुरेटेड इसका उल्टा हो जाएगा अनसैचुरेटेड का. क्या? जिसमें सॉल्यूट जो है वो हमने इतना ऐड कर चुके हैं जितना वो मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकता है. डाइल्यूट को हम वीक सॉल्यूशन बोलते हैं और कंसंट्रेटेड को हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोलते हैं. अब पढ़ते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है. इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solution. सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे डेफिनेशन में, ठीक है? कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन. इसको कैलकुलेट करने के ना 3 मेथड्स होते हैं. एक होता है मास बाय मास. मास बाय मास मतलब हमने क्या करा, मास लिया ऑफ सॉल्यूट, डिवाइड कर दिया उसको मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100. दूसरा मेथड क्या होता है इसका, मास बाय वॉल्यूम, यानी कि मास हो गया और यहाँ आ गया वॉल्यूम. अब ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन, फिर से इनटू 100. और तीसरा मेथड जो होता है वो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. यहाँ पे क्या लेंगे, ऑफ सॉल्यूट, ये लिख लेना, यहाँ पे मेरे पास स्पेस लिया, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100. अब इन 3 मेथड्स को हम यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स. पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम ऑफ वाटर है.
तो आपको पता चल रहा है क्या कि ये जो है लेसर अमाउंट है और ये जो है ये क्या है, लार्जर अमाउंट है। तो लार्जर वाला क्या होता था, सॉल्वेंट, और लेसर वाला क्या होता था, सॉल्यूट। कैलकुलेट कंसंट्रेशन निकालनी है हमें, कौन से मेथड से, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास यानी कि हमें मेथड जो है वो ये वाला यूज करना है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं भाई, सॉल्यूशन, इनटू 100। अब क्या होगा, देखो मुझे पता चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 320 तो मेरा सॉल्वेंट है और 40 जो है वो मेरा क्या है, सॉल्यूट है। इनको जब मैं ऐड करूँगी तभी तो मेरा सॉल्यूशन बनेगा। तो इनको मैंने करा ऐड, यहाँ से मेरा क्या आंसर आया, 360 ग्राम्स, राइट। यही जो है वो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट करना है। 40 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 360 मास ऑफ सॉल्यूशन, अभी निकाला, इनटू में 100। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हुआ। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है 36 और 40। तो इसको डिवाइड करेंगे, इजी पीजी है, ये तो आप कर सकते हो, राइट। तो पहले तो हो गया 1 से, यहाँ पे 4 बचा, पॉइंट लगा, 0 आ गया यहाँ पे, फिर से 1 से, फिर दोबारा 4 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर आ गया 1 से। अब मुझे दिख रहा है कि जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 1.11। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है विद 10, तब मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 11.1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 11.1। अब इसकी यूनिट क्या लगेगी, ये देखो यहाँ पे क्या था, ग्राम, और यहाँ पे क्या था, ग्राम। ये ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो गया। अब ये जो 100 है ये क्या है, ये परसेंटेज की तो वैल्यू है, बस यहाँ पे यूनिट लग जाएगी परसेंट। और क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। तो परसेंट आपको यूनिट लगानी ज़रूरी है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, हमें दिख रहा है 36 ग्राम और 100 ग्राम, एक लार्जर अमाउंट है और एक लेसर अमाउंट है, और हमें दिया है यहाँ पे टेम्परेचर, केल्विन, पढ़ा था ना, टेम्परेचर की यूनिट होती है। लेकिन क्या कंसंट्रेशन को निकालने के लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं, अभी तक तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें हमने टेम्परेचर को भी यूज़ करा हो, तो हम नहीं करेंगे। अब ये तो दे रखा था हमें बेखाम में, इसको तो काट ही दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ, यहाँ पे हमें मेंशन नहीं करा हुआ कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन आपको दिख तो रहा है ना क्या कि ये भी मास है और ये भी मास है। तो बस मास बाय मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये क्या हो गया, 36 डिवाइड बाय 36 प्लस 100, क्योंकि हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा ना पहले, ये तो हमें सॉल्वेंट दिया हुआ है, हमें तो सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, इनटू 100। तो ये क्या बन गया, 36 डिवाइड बाय 136 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 26.4%। अब करते हैं सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन जब बनता है जब टू
या उससे ज़्यादा सब्सटेंस हम मिक्स करते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म मैनर। तो मैंने बोला सस्पेंशन is formed when two or more substances are mixed in a non-uniform manner। अब हमें पता है कि जब भी कोई दो सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैनर में, तो वो कौन से मिक्सचर्स हो जाते हैं? हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनस मिक्सचर्स है, या हेट्रोजीनस मिक्सचर्स सस्पेंशन है। हेट्रोजीनस mixtures are suspensions। यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉल्यूट है ना वो मिक्स नहीं करता विद सॉल्वेंट, और हम नॉर्मली थ्रू नेकेड आइज उसको देख सकते हैं। फिर से वही सारी चीज़ें कि जो भी हमने हेट्रोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था वो हम सब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ या सस्पेंशन को डिफाइन करने में यूज़ कर सकते हैं। तो हेट्रोजेनस में हमने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म मैनर में मिक्स होते हैं वो लोग, कि उनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। और हमने क्या देखा था कि हम उनको मिक्स नहीं कर पाते। जैसे पिज़्ज़ा, वहाँ पे सारी चीज़ें हमें अलग अलग दिख रही होती हैं, राइट? चीज़ अलग है, पिज़्ज़ा का बेस अलग है, फिर उसके ऊपर जो टॉपिंग्स हमने ऐड करी है वो सब अलग है। तो मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता हेट्रोजेनस में। बस वही सब चीज़ें हमने सस्पेंशन में भी लिख दी। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है द solute does not mix with the solvent and be viewed through naked eyes। इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल chalk in water। तो chalk in water, तो जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएंगे इन दी वाटर, और इसीलिए वो क्या है? सस्पेंशन है। ये एक सॉल्यूशन है और ये क्या है? सस्पेंशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब इसको मान लो कि ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये आपके चॉक के पार्टिकल्स हैं, और ये जो येलो येलो है लिक्विड फॉर्म, ये क्या है? वाटर है। सस्पेंशन इज अ heterogeneous fluid mixture that contains particles large enough that they settle out over time। ये सारे आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो। ये सब क्या है? सस्पेंशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है? पहली प्रॉपर्टी कि वो क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। दूसरा, हम उसके पार्टिकल्स को देख सकते हैं, कैन सी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन थ्रू नेकेड आइज। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हम क्या करते हैं, देखो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे ये चीज़ कि ओवर टाइम जब हम उसको छोड़ देते हैं ना तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ये चीज़ जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि सेटल आउट ओवर टाइम, सेटल डाउन कर जाते हैं जब हम उनको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो। और इसीलिए हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं उसके पार्टिकल्स को।
तो क्या बोला उसने थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन tend to settle down या settle out over time when left undisturbed, और उसके बाद then they can be separated, फिर उनको पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग फिल्ट्रेशन। फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे we can see the path of light through the particles of suspension। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको भी समझेंगे नीचे। अब हम पढ़ते हैं कोलॉइड्स या कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स। जो भी इसमें पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज के होते हैं, और ये सॉल्यूशन जो होता है ना, ये हमें लगता है कि वो होमोजीनस है, लेकिन एक्चुअली में होमोजीनस नहीं होता। इट इज अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। फिर बोला कि जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स आर relatively very small that the solution appears as a homogeneous। homogeneous दिखता है हमें, लेकिन ऐसा नहीं होता। homogeneous mixture but it is not। एग्जाम्पल आप इसमें समझो, मडी वाटर। और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कलर्ड। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा एक मिनट, ये देखो, कोलॉइड इज अ मिक्सचर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका साइज क्या है, वेरी स्मॉल, दैट आर सस्पेंडेड इन अनदर मीडियम। इसके एग्जाम्पल्स और क्या हो जाएंगे, मिल्क, स्मोक, गेलेटिन। ये देखिए आप, प्रोटीन, फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं इस मीडियम में, इस लिक्विड में। स्मोक है, स्मोक में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। सॉलिड सूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, एयर में घुल जाते, मिल जाते हैं। तो ये सब क्या है कि कोलॉइड एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है, लेकिन उसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो होमोजीनस मिक्सचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन दो वहाँ पे यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन रहा है, ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है, लेकिन ये हेट्रोजीनस मिक्सचर नहीं, होमोजीनस मिक्सचर नहीं है। ये चीज़ याद रखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो क्या है, हेट्रोजीनस है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, स्टेबल इन नेचर होते हैं, जैसे कि मडी वाटर, और पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन
if left undisturbed। यही तो पढ़ा था हमने स्टेबल सॉल्यूशन के बारे में, यही तो पढ़ा था कि स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है। वो फिर से एक बार ऊपर ले चलती हूँ मैं आपको। ये रहा, स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है? Solution in which particles do not settle down if we leave the solution undisturbed। तो वो क्या होता है? स्टेबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी हमने ये लिखा कि वो क्या है? स्टेबल सॉल्यूशन है, यहाँ पे रहा। और बस स्टेबल इन नेचर, और फिर उसको स्टेबल सॉल्यूशन को हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। फोर्थ पॉइंट क्या है? इफ वी कैन नॉट separate the particles through filtration, we use a method called centrifugation to separate the particles of a colloid। तो हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? देखिए, ये हमारी मशीन होती है। इसमें क्या होता है? यहाँ पे हम ट्यूब्स लेते हैं, ये ट्यूब्स प्लेस करी हुई है हमारी मशीन में, और ये बहुत स्पीड में घूमती रहती है, रोटेट होती है। ठीक है, दे आर रोटेटेड बहुत स्पीड में। तो क्या होता है? व्हेन अ मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, तो जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो स्टे कर जाते हैं एट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो क्या हो रहा है? इस मशीन में हमने ट्यूब्स ली हैं, ट्यूब्स में हमने अपना कोलॉइड भरा है। ठीक है, कोलॉइड क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है जो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस से बना होता है, और उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। एग्जाम्पल मडी वाटर। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने मिक्सचर को, इस कोलॉइड को इसमें प्लेस करा, और वो बहुत तेज़ी से घूमने लगा। अब घूमने से क्या होगा कि जो लाइटर पार्टिकल्स है वो तो सरफेस पे रह जाएंगे, और जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में चले जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जब हम बटर को क्रीम से अलग करते हैं तो ये होता है। जब हम रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को अलग करने वाले होते हैं ब्लड से, तो होता है। अच्छा, इसका एक बेसिक और जो हम घर पे एग्जाम्पल देखते हैं ना, वो ये है कि जो वेट क्लोथ्स होते हैं उसको मम्मी ड्रायर में डालती है ना, वॉशिंग मशीन के, तो क्या करते हैं कि वो बहुत तेज तेज घूमने लगता ड्रायर। तो उससे क्या होता है कि जो भी पानी है ना वो स्क्वीज आउट हो जाता है, वो निकल जाता है। हेवियर पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी का हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो पानी नीचे आ रहा होता है, बॉटम पे जा रहा होता है, लेकिन बॉटम पे हमारा वहाँ पाइप कनेक्टेड होता है, तो वो पानी बाहर निकल जाता है। तो ये आप इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हो। अब आपको कितना याद रखना है ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। आपके पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बोलता है टिंडल इफेक्ट। पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट पास्ड थ्रू अ कोलॉइड, और उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अब होता क्या है कि ये मेरी फ्लैश लाइट है, और ये मेरे तीन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। एक तो सोल्यूशन हो गया, एक कोलॉइड हो गया, और एक सस्पेंशन हो गया। ये मेरे तीन मिक्सचर्स हैं। सस्पेंशन का एग्जाम्पल आपको याद रखना है चॉक एंड वाटर, तो आपको इजीली यहाँ पे समझ आ जाएगा कि क्या बात होगी। अब क्या होता है कि जब भी हम फ्लैश लाइट को ऑन करते हैं
और प्लेस कर देते हैं इन तीनों के सामने, तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें कोई लाइट या पाथ हमें नहीं दिखता, लेकिन कोलॉइड्स में हमें पाथ दिखता है। ये देख पा रहे हो आप, ये पाथ दिखना होता है। और सस्पेंशन में क्या होता है, उसमें भी पाथ दिखता है हमें, और हमारे यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स हैं ये किसके, चॉक के, जो कि प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए हैं, राइट। तो अब क्या हो रहा है, आप इस फिगर से भी समझिए, ये जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा रखी है इससे भी समझिए। ये देखिए, ये लाइट है, ये देख पा रहे हो आप, ये क्या हो रहा है, ये वो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये बीम ऑफ लाइट है, और यही शो कर रहा है क्या, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स। जो लाइट हमें दिख रही है वही है टिंडल इफेक्ट। लेकिन जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें वहाँ पे नहीं दिखती। अब आप देखिए, सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर हमें कुछ नहीं पाथ दिख रहा, कोई हमें लाइट नहीं दिख रही। तो स्कैटरिंग ऑफ विजिबल लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। या फिर आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, और द पार्टिकल्स scatter a beam of light passed through a colloid and produce Tyndall effect। टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमें विजिबल लाइट की स्कैटरिंग दिख रही है, बस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी हमारी कोलॉइड की। अब पढ़ते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इसको एक बार हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिकल चेंज क्या है, वो प्रॉपर्टीज जैसे कि रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने क्या बोला, प्रॉपर्टीज लाइक रिजिडिटी, कलर, फ्लूइडिटी, बॉइलिंग पॉइंट, पीटी यानी कि पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, एंड हार्डनेस, कितना वो हार्ड है, विच वी कैन ऑब्जर्व, जो हमें दिख पाती हैं चीज़ें, हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब होता क्या है, ये होता है कि व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, और जब भी किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं उसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसको बोल देते हैं हम क्या, फिजिकल चेंज। तो हम क्या कर रहे हैं, वी कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। या लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दिया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज किया हमने, है ना, कि सॉलिड जो है वो रिजिड था, हार्ड था, फिर हमने उसको लिक्विड कर दिया, फ्लूइड कर दिया। या किसी भी फ्लूइड चीज को हमने वापस हार्ड कर दिया, राइट। तो वो क्या है, फिजिकल चेंज होना। जब भी हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन या केमिकल नेचर चेंज नहीं होगा तो वो कौन सा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि पेपर जो है
उसको हमने श्रेड कर दिया, ठीक है, कैंडीज को मिक्स कर दिया, ग्लास को ब्रेक कर दिया, वुड को चॉप कर रहे हो, अपने बाल काट रहे हो, बॉइलिंग कर रहे हो, ब्रेकिंग एन एग कर रहे हो, तो ये सब क्या है, फिजिकल एग्जाम्पल्स हैं, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे और आपको क्या लिखना है, when we convert a substance from one state to another, such as, जैसे कि हमने चेंज कर दिया सॉलिड को लिक्विड में, और वाइस वर्सा, या लिक्विड को सॉलिड में, तो क्या हो रहा है, वो भी इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। क्यों? एज ओनली फिजिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, फिजिकल नेचर ही तो चेंज हो रहा है उसका सिर्फ, विदाउट अफेक्टिंग इट्स केमिकल नेचर। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, आइस इनटू वाटर हो गया, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी, पानी है तो वो पानी ही रहेगा, अब आइस की फॉर्म में हो या लिक्विड की फॉर्म में, मतलब सॉलिड की फॉर्म में हो या लिक्विड की फॉर्म में हो, लेकिन रहेगा वो H2O ही। तो वो क्या है, फिजिकल चेंज, जहां हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रहे। अब केमिकल चेंज क्या है, पहले समझते हैं कि केमिकल नेचर क्या होता है। द केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस लाइक इट्स ओडोर, यानी कि कैसा वो स्मेल कर रहा है, या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी। अब क्या हो रहा है, व्हेन केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस गेट्स ऑल्टर्ड या चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। और इसको ना हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल चेंज क्या होता है या उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि फायरवर्क्स एक्सप्लोड करना, कुक करना एक एग को, डाइजेशन करना, बर्न करना वुड को, फ्रूट जो है वो रॉट हो चुके हैं, बेक करना एक केक को, रस्टिंग होना एक मेटल पे, तो ये सब क्या है, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। In a chemical change, one or more substance form a new substance. तो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जब, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल ये तो है, एग्जाम्पल आप लिख दोगे यहाँ पे, बर्निंग पेपर। एक बार आप ये खुद देखिए, अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। ये आ गई मैं सबसे पहले वाले पेज पे। हमने पढ़ा मैटर दो तरीके का,
मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में हमने होमोजेनस हेट्रोजेनस पढ़ लिया, फिर हेट्रोजेनस में सस्पेंशन और कोलोइड्स पढ़ लिया। अब हम इसको पढ़ेंगे क्या कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अब पढ़ते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट क्या है? वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर का। एलिमेंट्स को हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते बाय केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, यही रहेंगे, इनको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हम। अब क्या है कि एलिमेंट्स को भी हमने ना क्लासिफाई किया हुआ है, किस चीज़ में? मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। एन एलिमेंट is the simplest form of matter. Elements cannot be broken down into further elements by chemical reaction. इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन etc. और मैंने क्या बोला कि एलिमेंट्स को हमने फर्दर करेक्टराइज या क्लासिफाई किया हुआ है, आर फर्दर करेक्टराइज्ड एज metals, non-metals and metalloids. अब मेटल्स क्या है? इसमें आप एग्जाम्पल पहले पढ़िए कि इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, MErCury, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये सब क्या है? मेटल्स है। अब मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है? पहला कि वो शाइनी होते हैं। तो ये जो शाइनी है ना, इसको हम शाइनी नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं? लस्ट्रस लिखते हैं, कि दे आर लस्ट्रस। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आप लिखोगे लस्ट्रस, शाइनी नहीं लिखोगे आप। लस्ट्रस का मतलब ही शाइनी होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? दे हैव अ सिल्वर, ग्रे और गोल्ड येलो कलर, ये उनके कलर हैं। तो आप देख सकते हो सिल्वर का सिल्वर होता है, मरकरी का सिल्वर ग्रेश कलर आ जाता है, कॉपर का गोल्ड येलोइश कलर आ जाता है और गोल्ड का तो गोल्डी कलर होता है। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा कि वो मेलिएबल है, मेलिएबल। तो जैसे मैंने बोला कि लस्ट्रस का क्या मतलब है कि वो शाइनी है, चमकते हैं, है ना। तो मेलिएबल का क्या मतलब हुआ कि वो फॉर्म करते हैं या हम उनको फॉर्म्ड इनटू थिन शीट्स, हम इनके पतले पतले शीट्स बना सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है? मेलिएबल होती है। जैसे आप मिठाई खाते हो तो क्या होता है, उस पर सिल्वर चढ़ाया होता है ना, सिल्वर की शीट्स होती है, वो रख देते हैं, और गोल्ड की भी शीट्स लगा देते हैं उस पर। तो वो प्रॉपर्टी कैसे बनी, वो चीज़ कैसे हुआ? मेलिएबल के उससे। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि वो डक्टाइल होते हैं, डक्ट आइल, यानी कि उनको हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। जैसे कॉपर के
तार होते हैं, है ना, सिल्वर के तार होते हैं। गोल्ड जो है, जैसे मम्मियाँ चेन वगैरह पहनती हैं तो वो पतली भी होती है, मोटी भी होती है, यानी कि वायर्स में उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टाइल। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सोनोरस। सोनोरस का क्या मतलब होता है कि वो प्रोड्यूस करते हैं साउंड, प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट। तो जब भी हम उनको मारते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब है मेटल्स के बारे में। अब नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स की एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। जैसे हो गया हमारा कार्बन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी ना, उसका उल्टा है यहाँ पे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और सोच के देखो, अगर कंडक्ट हो रही होती तो एयर में ऑक्सीजन भी है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, तो हमें हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता वो, और हमें हर टाइम करंट लग रहा होता। तो अच्छी बात है कि वो नहीं कंडक्ट करते। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि वो सोनोरस नहीं है, नॉट सोनोरस, साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। नॉट लस्ट्रस, ठीक है, उनकी कोई शाइन नहीं है। और ना ही वो डक्टाइल है। डक्टाइल का क्या मतलब कि हम उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट या वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, उनके अलग अलग कलर्स हैं, हैव वेरिड कलर्स। मेटलॉइड्स में क्या है, इसका एग्जांपल आप पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल में है सिलिकॉन, जर्मेनियम। अभी आपको यही एग्जांपल्स पढ़ना है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहला कि वो शो करते हैं, शो सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज तो वो शो करते हैं मेटल्स की, एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। अब हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंस है जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। These substances are combined chemically with each other in a fixed properties. फिक्स्ड प्रॉपर्टी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इनको कंबाइन करते हैं। तो मैंने क्या बोला, इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। उसके बाद क्या बोला मैंने, दीज सब्सटेंसेस आर कंबाइंड। कैसे कंबाइन करते हैं हम इनको, केमिकली, केमिकली कंबाइन करते हैं विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। फिक्स्ड प्रॉपर्टीज में कंबाइन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोला कि जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। और जब हम देखो, ये दो चीजें हैं, ये दो एलिमेंट्स हैं, इनको जोड़ के मैंने एक चीज बनाई। ये जो चीज बनी है इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं। जो हमने चीजें ली थी जैसे ये और ये, इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। द प्रॉपर्टीज of a compound are different
than that of its constituents। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे अमोनिया या अमोनियम सल्फेट। तो इसमें क्या होता है, अमोनिया और सल्फेट को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, अमोनियम सल्फेट। वाटर हो गया जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके बनाते हैं वाटर। तो हाइड्रोजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, और जब वो पानी बन गया तो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। यही वो पॉइंट है। और तीसरा एग्जाम्पल आप इसमें याद रखोगे, सल्फर क्लोराइड। तो इसमें हमने क्लोरीन अलग लिया है और सल्फर अलग लिया है, और फिर उसको बनाया है क्या, एक कंपाउंड बनाया है, और सबकी प्रॉपर्टीज अपनी क्या है, अलग अलग है। अब जो लास्ट चीज़ है वो क्या है कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या रहा, कि दोनों के दोनों हमारे किसी न किसी चीज़ को मिक्स करके ही बन रहे होते हैं, राइट। तो फिर इनका डिफरेंस क्या है ये बताओ अब हमें। तो मिक्सचर में क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स्ड so no new substance is formed। मिक्सचर में हमारा कोई नया सब्सटेंस नहीं बन के आता, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। कंपाउंड में क्या है, substances are reacted together with each other to make a new substance। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, किसमें, कंपाउंड में। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते, यहाँ पे कोई भी रेशियो या किसी भी तरीके से हम यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं, किसमें, मिक्सचर में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनकी कॉम्पोजिशन जो होती है, जिस हिसाब में जिस तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं वो फिक्स होती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि मिक्सचर जो है shows the properties of its components। तो जो भी components होंगे उसकी properties को show करेगा, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। तो they does not show the properties of component elements। तो they doesn't show the properties of component elements। अब लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि components, जो भी मिक्सचर के components हैं उनको हम easily सेपरेट कर सकते हैं, can be separated easily। लेकिन यहाँ नहीं होगा कि can't be easily separated। यहाँ पे हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते easily, लेकिन मिक्सचर्स में हम उनको सेपरेट कर सकते हैं easily। तो बस यही है आपका चैप्टर, यहीं पे हमारा चैप्टर जो वो ख़त्म होता है। थैंक यू इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई और टॉपिक दोबारा से समझना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी, और स्ट्रेस मत लेना, सिर्फ पढ़ाई है और कुछ नहीं। बाय बाय।